आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा, हाजिर हूं देश का सवाल लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव की घड़ी ज्यों ज्यों नजदीक आ रही है, बिहार में सियासी पारा चढ़ रहा है। हर दिन विवादों की नई बात हो रही है, भले ये बात कभी चुनावी रैलियों में हो, कभी टीवी पर होने वाली बहस में। जिस ध्रुवीकरण के मुद्दे का इंतजार अब तक पूरा देश कर रहा था, उस मुद्दे को बीजेपी की तरफ से थमा दिया गया है, जिसमें साफ कहा गया कि मुस्लिमों को बीजेपी टिकट नहीं देती क्योंकि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते। इस दावे का आधार क्या है, ये बात अलग है, लेकिन किसी एक वर्ग के वोट न मिलने को खारिज करने के पीछे मंशा क्या हो सकती है, ये समझना मुश्किल है, क्योंकि विपक्ष इसे अपने तरीके से भुनाने में जुट गया है। वैसे मुस्लिमों को लेकर बीजेपी बिहार में आक्रामक राजनीति कर रही है। उधर दूसरी तरफ विपक्ष बीजेपी के मुद्दों की काट के तौर पर उन वादों को करने में जुटा है जिसके लिए मुस्लिम समाज आवाज बुलंद करता रहा है। हालांकि बिहार की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी विपक्ष के लिए चैलेंज बनकर मौजूद हैं, जिन्होंने पिछली बार चौंका दिया था। अब एक बार विपक्ष को उन पर गौर करते हुए अपनी चुनावी तैयारियों को जामा पहनाना पड़ रहा है। बहरहाल चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा, मुश्किल से 10 दिन का वक्त। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें चाहिए होंगे, उस पर करेंगे मेहमानों से चर्चा। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट की। आखिरकार बिहार चुनाव में ध्रुवीकरण का बीज पड़ ही गया। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक के बयान के बाद अब चुनावी घमासान दूसरी दिशा में मुड़ गया है। एक टीवी चैनल की डिबेट में अजय आलोक के दिए बयान कि मुस्लिमों को बीजेपी टिकट नहीं देती क्योंकि बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं देते, बड़ा साफ बताता है कि बिहार के चुनाव का समीकरण अब इसी के इर्द गिर्द बुनने की तैयारी है। वैसे भी अब तक बिहार के सियासी घमासान में जात, गाली, SIR जैसे मुद्दे ही गूंज रहे थे। हिंदू मुसलमान का नंबर लग नहीं पा रहा था। अब जाकर चुनाव के असली मुद्दे का मामला सामने आ गया है। गिरिराज सिंह का बयान, जिसमें उन्होंने मुस्लिमों को पहले ही नमक हराम बताया है। आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब, मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। वो फिर से जिंदा हो उठा है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी ने सरकार बनने पर वक्फ कानून को खत्म करने की बात कहकर एक ऐसा सियासी जुमला उछाला है। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको पूरे दान में तेजस्वी फेंकने का काम करें। और तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनेगा तो बेरोजगारी से लड़ाई लड़ेगा। जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो पूरे बिहार के 14 करोड़ को सीएम बनाने का काम करेगा, यानी सीएम मतलब चिंता मुक्त, जिसकी बदौलत वो मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। इससे पहले बुर्का उठाने या बुर्के में वोटर्स की जांच का मुद्दा भी उठ चुका है, लेकिन जिस तरह से अजय आलोक ने बेबाकी से बयान दिया और इस बीच मुस्लिम डिप्टी सीएम की मांग को लेकर शोर मचा है, उसने कहीं न कहीं इन चुनाव को दिलचस्प बनाना शुरू कर दिया है। बिहार के समीकरण में मुस्लिम वोटों की संख्या 18% है, जबकि 60 सीटों पर प्रभाव है। मुस्लिमों के वोट JDU, RJD, कांग्रेस और लेफ्ट समेत कई पार्टियां हैं जो आपस
बिहार चुनाव आया, सारे मुद्दों के बीच में अब ये भी चीजें सामने आने लगी हैं, लेकिन देश का सवाल में कई सवाल हैं जिनकी अब हम बात करने जा रहे हैं। पहला सवाल, क्या बिहार चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश शुरू हो गई है? पोलराइजेशन की तैयारी कर ली गई है? दूसरा, चुनाव में हिंदू मुसलमान ही जीत का आखिरी समाधान क्यों है? चुनाव में हिंदू मुसलमान का होना क्या जीत का समाधान है? विकास के दावों की बिहार में चुनाव में वोटों के जैसे हम बात कर रहे हैं, ये सारे हमारे सवाल हैं जिनकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं। आरजू खान हमारे साथ, आरजेडी के प्रवक्ता, इस वक्त जुड़ गए हैं। धीरे धीरे और भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। आरजू भाई, बहुत स्वागत है आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े। बाकी भी हमारे साथ मेहमान बहुत जल्दी जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन क्या आप मान रहे हैं ये जो अजय आलोक का बयान है कि बीजेपी मानती है कि उसे मुस्लिम समाज के वोट नहीं मिलते, या जिस तरीके से विपक्ष मुस्लिम समाज की राजनीति करता है वहाँ वो नहीं ठहरती, इसलिए उसके पास उम्मीदवार भी मुस्लिम समाज में से प्रभावी नहीं होते? आरजू खान साहब। नहीं, ये दोनों सवाल आपके अलग अलग हैं। आपने कहा अजय आलोक के बयान को लेकर कि वो कहते हैं कि मुसलमान उनको वोट नहीं देते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। तो ये तो अपनी ही पोल खोल रहे हैं। वो पोल इस तरीके से खोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास, दूसरे के बाद ये कहते हैं कि हम पसमानदा मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी को खत्म कर देंगे, बिल को लाते पसमानदा मुसलमानों के हक की बात करेंगे। तो ये यानी कि खुद अजय आलोक का ये बयान अपने आप में स्थापित करता है कि वो मुसलमानों के हसफानी है। ये जो उनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, ये छलावा है। पसमानदा की बात, मुसलमान की बात करना उनके लिए बेमानी है। और जहां तक रही देश की बात, आदरणीय मुख्य प्रधानमंत्री जी की बात, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने मंगलसूत्र छीनने की बात की थी, मुजरा करने की बात की थी। देश के मुसलमान भाइयों को वो उनके कपड़े देख के पहचानते हैं। 4% जो हिंदुओं का आरक्षण है उसको देने का 4% मुसलमानों की बात करते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री से ही अजय आलोक उनके प्रवक्ता है ना, वो सीखेंगे। तो इनका जो ध्रुवीकरण है, देखिए जब आप विकास नहीं करते हैं, जब आप काम नहीं करते हैं, जमीन पर कोई आपका इंप्लीमेंट नहीं नजर आता है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक नारा रह जाता है, ध्रुवीकरण करना। और ध्रुवीकरण करते हैं ये हिंदू मुसलमान करते हैं। हम कहते हैं कि 20 सालों से एनडीए समर्थित सरकार बिहार प्रदेश में है। मैं सवाल कर रहा हूं कि आप बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते हैं? आप पलायन पे बात क्यों नहीं करते? आप शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते? नहीं, आरजू भाई, ये सवाल तो आरजेडी के नेताओं ने भी दम जम के उठाया था। कांग्रेस भी उठाती है कि बीजेपी मुसलमानों को वोट नहीं देती, उसको कैंडिडेट नहीं मिलते। अब इसका बड़ा स्पष्ट जवाब आ गया, तो इसमें आप ये बात थोड़ी ना करेंगे कि विकास की बात नहीं कर दी। ये तो आप लोगों के उठाए सवाल का जवाब है। नहीं, ये हमारे सवाल उठाए। मैं कहता हूं, ये कहते हैं कि हम पसमानदा मुसलमानों के साथ में हैं, मुसलमान हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, मुसलमानों की बात भी करते हैं। कहते हैं कि कई ऐसे पॉलिसी बनाए हैं जो वो पॉलिसी डायरेक्ट मुसलमानों के भी जाते हैं। तो मैं तो वही सवाल कर रहा हूं ना कि जब आप इतने मुसलमानों के हसफ खां हैं, जब इतनी बातें करते हैं, तो आपको ये जहरीले नारे क्यों गढ़ने पड़ते हैं? अगर आपने वाकई में एक विकास किया होता, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, अगर वो पिछड़े पायदान तक अगर वो पहुंचा होता, तो ये नारे आपको नहीं गढ़ने होते। लेकिन आप कहना पड़ता है, आपको बुरका बनाम विकास की लड़ाई कहना पड़ता है। गिरिराज सिंह जी को गाना गाना पड़ता है, बुरका जो उड़ गया तो भेद खुल जाएगा। गिरिराज सिंह जी को ये कहना पड़ता है कि खुदा का कसम खिलवाया, और फिर उन्होंने कसम खा के कहा कि नहीं, तो हमको ऐसे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। तो मैं कहता हूं, मुसलमान इस प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार अपमानित किया जा रहा है, वो किस तरीके से अपनी नमक हलाली पेश करे, जरा गिरिराज सिंह जी बता दें। लेकिन वो बता नहीं पाएंगे। तो देखिए, ये हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी जो कि मंदिर के मठाधीश का जो काम था वो राजनीति में लेके चली आई है, उसको भुनाना चाहती है, घुसपैठिए की बात करती है, बांग्लादेशी पाकिस्तानी की बात करती है, जबकि वो खुद भूल जाती है भारतीय जनता पार्टी कि 20 सालों से बिहार प्रदेश में है और 11 सालों से केंद्र की सत्ता में बैठी हुई है। तो मेरा तो स्पष्ट आपसे सवाल ये है, आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं से, कि क्या पहलगांव और पुलवामा का अटैक भारतीय जनता पार्टी करवाती है क्या? आरडीएक्स जिस तरीके से आया और आज तक पता नहीं चला, तो ये तो अपने सवाल अपने ही ऊपर खड़ा कर रहे हैं कि देश से सुरक्षित हाथों में नहीं है।
क्योंकि बिहार प्रदेश में या फिर केंद्र की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इनका तो एक तरीके से अपना खुद ये नकाब अपने से उतारते हैं। क्या मुसलमान बीजेपी को वोट वाकई देते हैं? इनका तो कई सर्वे आया है ना, इनका तो कई सर्वे नहीं, आया आपका है। उनके सर्वे को हटाइए, मैं आपका मानता हूं। क्या आपको ऐसा लगता है कि बिहार में मुसलमान बीजेपी को वोट देते हैं? देखिए, इस देश का कोई भी वर्ग हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर कोई भी अगर उनके मुद्दे की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, पलायन की बात करेगा, चिकित्सा और शिक्षा की बात करेगा, तो उस देश का मुसलमान क्या कोई भी वर्ग उनको वोट करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ऐसे आप उम्मीद थोड़ी रख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो काम करती नहीं है, बड़े बड़े झूठे तो वादे करती है। अब बताइए ना, देश के प्रधानमंत्री पहले जो लाल किले से आवाज देते थे उसको देश की जनता सही मान जाती थी, लेकिन उसके बाद होता क्या है 2014 के बाद, जब जब देश के प्रधानमंत्री आते हैं लाल किला से, वो वादा करते हैं, कहते हैं कि मैं मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, और काला धन लाने की बात करते हैं जो विदेशों में है। और आज स्विस बैंक का एक रिपोर्ट आता है कि 4 गुना तेजी से बढ़ा है। तो ये सारे बातें जो है वो तो जुमले निकल गए ना। मैं इसको दूसरे तरीके से, दूसरे नजरिए से देखता हूँ राजीव जी, कि अगर कोई भी पार्टी हो, अगर वाकई वो जमीन पर काम करती है, वो किसी भी दल की हो, तो इस देश का कोई भी वर्ग, उससे मुसलमान भी अछूता नहीं है, जरूर उसको वोट देगी। अगर अपमानित करने का काम करेगी, उसको उपेक्षित करेगी, काम नहीं करेगी, जनता के बीच में इंप्लीमेंट नहीं दिखाएगा, तो कोई भी पार्टी हो, इस देश का मुसलमान या देश का बहुसंख्यक आबादी जो दूसरे अलग अलग जातियों से आता है, कोई भी उसको वोट नहीं करेगा। क्योंकि बिहार प्रदेश से लेकर देश में जुमलों की बारिश नहीं चलेगी। लोगों को रोजगार चाहिए, पलायन से मुक्ति चाहिए, चिकित्सा चाहिए, शिक्षा चाहिए, अपने क्षेत्र में उनको रोजगार चाहिए, अच्छे 2 वक्त की रोजी रोटी चाहिए। ये बताइए, बिहार प्रदेश में ई श्रम पोर्टल पे 3 करोड़ लोग रजिस्टर्ड है जो 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए दूसरे स्थान पे जाते हैं। पंजाब जाते हैं, गुजरात जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं। वो सब किस लिए जाते हैं? जबकि अगर वो तादाद ई श्रम पोर्टल का हटा दिया जाए तो लगभग 5 करोड़ है। तो मैं ये सवाल कर रहा हूं, हमारा सवाल है विकास के पैटर्न पे लेके, पैमाने पे लेके, हिंदू मुसलमान करना भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। वाकई, मतलब मैं एक बात समझ गया स्पष्ट तरीके से, बिहार में मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करता, और ऐसी स्थिति में अजय आलोक ने जो कुछ भी कहा है सच दरअसल वही है। नहीं नहीं नहीं, वो सच कैसे है राजीव जी? मैं आपको रोकना चाहूंगा। अगर इस सच का जवाब लेना चाहते हैं तो अजय आलोक को पैमाना मत बनाइए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से पूछिए कि जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ है। शहनवाज हुसैन से पूछिए। अब तो और नेताओं से पूछना चाहिए कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है या नहीं देता है। अब ये डायरेक्ट आप रिजल्ट पे कैसे चले जाते हैं कि अजय आलोक जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का, उनका बयान सही है? मैं कहता हूं इस पे थोड़ा टिप्पणी ले लीजिए ना, जनता दल यूनाइटेड के कोई भी प्रवक्ता है वो नहीं, मैं वही इंतजार कर रहा हूं। अभी तक मेरे साथ बीजेपी के गेस्ट जुड़े नहीं, या फिर उनके लिए ये थोड़ा असहज टॉपिक हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है आरजू भाई। लेकिन आप लोगों को क्या, हाँ बताएं। होता क्या है ना कि ये जो इनकी घिसी पचा जो ये रील है जो 20 सालों से चलाते हैं, मुसलमान हिंदू, मुसलमान घुसपैठिया, बांग्लादेश पाकिस्तान, वो ये सारी बातें चलाते हैं, जंगल राज चलाते हैं। अब इसको बिहार की जनता या देश की जनता सुनना नहीं चाहती है। ये शुरू में आए 2014 में, इन्होंने प्रयोग किया, प्रयोग में सफल हो गए, तमाम वादे किए, लेकिन वो सारे झूठे साबित हुए। कचड़े के डब्बे में फेंक दिया इन्होंने वो सारी बातें करके। तो इसलिए अब बिहार प्रदेश का आवाम जागरूक है। बिहार प्रदेश गरीब प्रदेश जरूर हो सकता है, लेकिन बिहार की अस्मिता, बिहार की जो संस्कृति है वो झूठों का साथ नहीं देती है। और उसका बहुत बड़ा अपने मतलब एक उदाहरण देखा है कि 20 सालों से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बैसाखी के सहारे पे है, 42 नंबर सीट वाले थे। तो ये सारी चीजें हैं। बिहार इस तरीके का आपको नजीर देता है, आपको एविडेंस देता है। वाकई, लेकिन आप लोग ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो, या आप लोगों ने ऐसा क्या किया है इन चुनावों के पहले? एसआईआर का मुद्दा किनारे रख लेते हैं क्योंकि वो तो सबको एड्रेस कर ही रहा था, लेकिन ऐसा क्या किया है कि बीजेपी के प्रवक्ता को ये बात कहनी पड़ी, इस बात को जानते समझते हुए कि इस चीज का फायदा विपक्षी जरूर उठाएंगे जब वो जनता के बीच में जाएंगे? देखिए राजीव जी, हम लोग का साफ कहना था एसआईआर हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। हम लोगों ने इसको बार बार कहने की कोशिश की कि एसआईआर हमारे लिए मुद्दा नहीं है।
एसआईआर की टाइमिंग को लेके जो गलत टाइमिंग था, उसकी टाइमिंग को लेके हमारी प्रतिक्रिया थी। एसआईआर आप करवाइए, एसआईआर हमेशा से होते आया है, कोई नई चीज नहीं थी। लेकिन एसआईआर के जरिए आप बिहार के जो गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़ा अकलियत जो है, जिसका वोट काटने की आप तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके, हमको उस बात की आपत्ति थी। और वो आपत्ति की वजह से हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, इन्होंने 11 चीजों को प्रतिशत हम पूछते रह गए कि आप बताइए 11 चीजों का प्रतिशत। इलेक्शन कमीशन से पूछे, बिहार प्रदेश की सरकार से पूछे, उसके बाद हमने पूछा आपको भारत सरकार से, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। लास्ट में अगर हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो 12वां आधार बनता है। यह हमारी जीत है और इलेक्शन कमीशन की, भारतीय जनता पार्टी की यह हार है। तो इलेक्शन कमीशन, हम कहते थे बिहार प्रदेश में एक कहावत प्रचलित है कि वोट का अधिकार मतलब अधिकार, वोट का अधिकार मतलब छोट का अधिकार। आप अगर किसी को उसके वोट देने के अधिकार से वंचित कर देते हैं तो आपको उसको हर चीजों से वंचित कर देते हैं। आप अभी भी बता दीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, उनके नेता हैं, कि जो 11 दस्तावेज जो एसआईआर के माध्यम से मांगे गए थे बिहार सरकार, भारत सरकार इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उन 11 का प्रतिशत क्या है आपको पता चल जाएगा। उतने प्रतिशत में बिहार वासियों के पास वो साक्ष्य मौजूद नहीं थे, वो कागजात मौजूद नहीं थे। इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन में हमको जाना पड़ा, 12वां आधार को आधार मानना पड़ा। चलिए, वो एसआईआर का मुद्दा अलग रख लेते हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया कि बिहार की एसआईआर सफल रही और अब 12 राज्यों में वो एसआईआर और शुरू करेंगे। उस इंटेंसिव रिवीजन को वो सामने एक बार और करेंगे इन सारे के सारे राज्यों में, और जो लोग वहाँ पर बतौर इलेक्शन कमीशन जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जिनके ज़्यादा जगह नाम दर्ज हैं, उनको ठीक किया जाएगा। खैर, भूपेंद्र जी मेरे साथ इस वक्त, अब बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर भूपेंद्र यादव जी इस वक्त जुड़ गए। भूपेंद्र भाई, भी मेरी आरजू खान साहब से अभी लगातार बात हो रही थी और आरजू खान साहब कह रहे थे कि जो अजय आलोक जी का एक बयान सामने आया है, दरअसल बीजेपी ने किया कुछ है नहीं और बीजेपी को यह हकीकत पता है कि उसे फिर घूम फिर कर उसी पोलराइजेशन की बात को देखना है, लिहाजा वो भले पसमानदा की बात कर ले, वो करेगी यही सब। आप बताइए, क्या ये बिहार में वोटों के ध्रुवीकरण की शुरुआत है कि बिहार में या मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देता तो उसके पास कैंडिडेट नहीं होते? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है मेरे भाई। मैं आपको बता दूं भाई साहब कि बिहार की धरती पर खास करके जदू वंश और मुसलमान भाई जो है ना, हमारे राजद के जो मुखिया हैं, उनके द्वारा शोषण किया गया है। ये आज से नहीं, अभी देख लीजिए कि ये जो है ना, पूरे बिहार के अंदर में हम लोगों का जो जदू वंश 18% थे, लेकिन इन्होंने काउंट करा दिया गलत। दूसरी बात, चूंकि लालू प्रसाद जी अति पिछड़े से आते हैं, वो एक गरेड़ी परिवार से आते हैं, इसीलिए हम लोग को जदू वंश के साथ ही खेल किए। ठीक उसी प्रकार जो है ना, ये इन्होंने क्या किया कि बिहार के मुसलमान भाइयों के साथ खेल किया। अभी मैं बता दूं, इनका जो कारी शोएब जो एमएलसी हैं, जो कल कहे थे कि हम जो है ना वक्फ बोर्ड बिल जो पारित हुआ है उसको हम नहीं मानेंगे, तो ये तो दुर्भाग्य है रे भाई। ये लोग संविधान के कहते हैं कि हम मानने वाले लोग हैं, और जो संवैधानिक संस्थाएं ने, पार्लियामेंट ने पारित किया, और उस पारित किया हुआ कानून को ही कहते हैं कि नहीं मानेंगे। अब आइए, जो शेख बोल रहे हैं उनकी संख्या पूरे बिहार में मेरे भाई कारी शोएब जी का 3.5%, वो शेख जाति से आते हैं मुसलमान भाइयों का, और स्वर्ण मुस्लिमों का संख्या है 4.8%, और बाकी का जो करीब 90% जो मुसलमान पसमंदा भाई हमारे प्रदेशों के अंदर में हैं, उनको एक भी जो है ना इन लोगों ने टिकट नहीं दिया रे भाई। ये बताएं कि मुसलमान के हित ऐसी हैं। ये लोग कभी डिप्टी सीएम का भी नहीं मतलब सोच रखा। अभी देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हमारे जो है ना, मतलब एलजीपी से खार है, एक अंसारी जी हैं, काला अंसारी जी, क्या आप उनको मुख्यमंत्री के पद, डिप्टी सीएम का पद दे रहे हो? आप जिता रहे हो बिहार के स्तर पर। एकमात्र जो है ना 90% जिसकी भागीदारी है इस प्रदेश के अंदर में मेरे भाई, और उस बेचारे को जो है ना इन लोग हराने के फिराक में लगा हुआ है। ये क्या बात करेंगे? ये लोग दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी एक बिहार के अंदर में जो है ना, कांग्रेस में खास करके आजादी के बाद एक राजेश राम दलित का बेटा जब जो है ना यहाँ का प्रदेश का मुखिया बनता है,
तो उसको क्या करते हैं लालू परिवार? एयरपोर्ट पर धक्का धुक्की करवाते हैं, उनका सदाकत आश्रम में धक्का धुक्की करवाते हैं, उनको जो है ना यहाँ तक कि जो है ना कुटुंबा से खड़े हैं बेचारे वहां राजद की प्रत्याशी तक उतार देते हैं। तो देखिए ये लोग भाई, आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी और अति पिछड़ा विरोधी है। अरे भाई ये क्या बात करेंगे? इनको तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिस दंगाई बलवाई पार्टी को कांग्रेस को ही कहते थे कि बिहार के अंदर में 1990 में दंगाई बलवाई पार्टी कह करके आए थे बिहार की धरती पर, लेकिन आज उसी के गोद में बैठकर खेल रहे हैं। और क्या बात करेंगे? ये आरक्षण की बात करेंगे, ये जो है ना किसी जाति की मतलब कल्याण की बात करेंगे। देखिए देश का पिछड़ा का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आया इस देश पर 2014 के बाद, तो 90% पसमानदा समाज के लिए उनकी प्रॉपर्टी जो इस देश के अंदर में रेलवे के बाद मिलिट्री के बाद जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के जो लाभ है उसमें पसमानदा समाज के हितकारी के लिए कानून बनाया। और कानून बना करके जो है ना आपको मालूम है हॉस्पिटल उसी से खुलेगा, उनके बच्चे का जो है ना स्कूल खुलेगा, उनकी बच्चे की पढ़ाई लिखाई होगी, उनकी बच्चे के लिए स्वास्थ्य की जांच के लिए जो है ना उस पैसे का उपयोग किया जाएगा। लेकिन देश के जो है ना आजादी से लेकर आज तक कभी नहीं जो है ना कांग्रेसियों ने और लालू प्रसाद जी ने इस बात को सोचा। सारे जो है ना वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्ति थी वो सारी संपत्ति पर प्रत्येक प्रदेशों का 5-5 जो है ना अपर क्लास का स्वर्ण जाति का जो मुसलमान थे वो जो है ना कब्जा किए हुए थे मेरे भाई। लेकिन एक पिछड़ा का बेटा दलित हमारे आदरणीय पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी जी जब इस देश पर 2014 के बाद आए तो बिहार के नहीं पूरे देश के पसमानदा समाज 90% पसमानदा के हितकारी नीति ला करके जो है ना बहुत बड़ा कल्याणकारी काम किया। तो पसमानदा में क्या आपको कोई कैंडिडेट नहीं मिला क्या? अजय आलोक जी ने ऐसा कहा या नहीं कहा, ये भी स्पष्ट कीजिए। क्या वाकई मुसलमान आपको वोट नहीं करता? सुनिए, मुसलमान हमें वोट करते हैं, नो डाउट। पसमानदा समाज देखिएगा इस बार बिहार के अंदर में वोट करेगा। और रही बात हमारे अजय आलोक जी का, तो मेरे भाई मेरी पार्टी की लाइन ये नहीं है। हो सकता है उनका व्यक्तिगत बातें हो, मैं इसका खंडन करता हूं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये लालू प्रसाद जी शेख जाति से 3% आने वाले को एमएलसी बनाते हैं, शेख जाति से 3% जिसकी आबादी है बिहार में उसको विधायक बनाते हैं, और स्वर्ण मुस्लिमों को जो है ना एमपी एमएलए बना करके पूरे बिहार के 90% पसमानदा समाज को जो है ना मतलब उनका हक और हवा जो है ना छीनने वाले ये कहते हैं कि हम गरीबों का मसीहा, दुनिया का बेटा, आज रोड पर है, टायर का पंचर बना रहा है। क्या ये बात करेंगे ये लोग देश के नहीं। अरे भाई जदू वंश के तो ये लोग छोड़बे नहीं किया। जदू वंश हम लोग गौ माता के पूजा करते हैं मेरे भाई, लेकिन इन्होंने क्या किया? हमारा जदुवंश के गौ माता को 960 करोड़ का चारा ही खा गए। ये जदुवंश से आते ही नहीं है, सच्चे मायनों में जदुवंश से आते हैं तो ये 960 करोड़ का गौ माता का चारा नहीं खाते। ये लोग क्या बात करेंगे? अरे ये मुद्दा भूपेन सर ये मुद्दा तो चला आ रहा है मुद्दा। अब एक निजी विचार आप कह रहे हैं पार्टी का विचार नहीं है, ऐसे कितने निजी विचार पहले कांग्रेस के प्रवक्ताओं के खूब आते थे, पार्टी बाद में कह देती थी ये हमारा विचार नहीं है, लेकिन पार्टी को नुकसान बहुत बड़ा होता था। मणिशंकर ये जी को देख लीजिए, चाय वाला पूरी पार्टी को नुकसान हो गया, नीच फिर पूरी पार्टी को नुकसान हो गया, पाकिस्तान में जाके कहने लगे इनको हटाओ, फिर नुकसान हुआ। तो ऐसे विचार अगर व्यक्तिगत हैं क्या वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? आरजू खान, क्या आपको लगता है ये बयान नुकसान पहुंचाएंगे बीजेपी को? जी मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो जो भूपेंद्र जी ने जो 2-3 सवाल किए मैं उसका काउंटर जवाब देना चाहूंगा। देखिए इन्होंने कहा कि ये दलित पिछड़े एक प्रधानमंत्री आते हैं और दलित पिछड़ों के लिए बहुत काम करता है, बराबरी का काम। मैं कहता हूं इस देश के जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साउथ में किसी मंदिर में जाना चाहते हैं तो मंदिर में जाने से कौन उनको रोकता है? बिहार प्रदेश में आदरणीय जीतन राम मांझी जी जो तो पिछड़े के बेटे हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, मधुबनी में अगर वो मंदिर में जाते हैं, मंदिर से निकलने के बाद उस मंदिर को कौन धोता है? इधर समाज से अखिलेश यादव जी आते हैं, दलित पिछड़े वर्ग से, अगर वो अपना आवास खाली करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी उस आवास को धुलवाते हैं, तो आपने कौन सा काम किया? अभी एक यादव जी हैं जो कि कथावाचक थे, उत्तर प्रदेश में एक गांव में कथा कहने गए थे, उनके सर का मुंडन करवाया गया और उनको पेशाब पिलाया गया। तो ये बताइए ना कि ये कौन? आरजू खान जी एक तरफ की बात इस वाले मामले में मत कहिए, इसमें दूसरे पक्ष में भी बहुत सारी बातें हैं।
या तो आप उनको भी कोट कीजिए जो आप कथा वाला बात बोल रहे हैं, और अगर आप अखिलेश यादव जी की ये बात बोल रहे हैं कि उसे धुलवाया गया, तो ये भी बताइए वहां से क्या क्या चीजें गायब हुई थी, क्योंकि वो भी एक इश्यू था। राजीव जी, वो बयान देने से नहीं होता है कि गायब हुई। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, आप प्रवक्ता हैं तो आप दोनों चीजों को बराबर रखिएगा। राजीव जी, इल्जाम तो हमारे ऊपर भी लगे थे कि हमने क्या क्या चुरा ली, लेकिन उस इल्जाम का आधार क्या है ये बताइए ना। जो चीजें, जो खाली होता है जब वो आता है तब रिटर्न में लिया जाता है, जब जाता है तब, जितनी चीजें, क्या उस आयोग का कोई भी लिखक आया था आपके सामने जिसके एविडेंस के तौर पे दिखा के आप बात करते हैं? बातों में बातें रुक गई। तीसरी बात इन्होंने कहा पसमानदा की बात। हम जानते हैं रेसिस्ट पहले पूरे अल्पसंख्यक समाज को देखती थी, उसने एक रणनीति बनाई कि अल्पसंख्यक समाज से हम ज्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहे, अब इनमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाइए। अरे वाह, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अंग्रेजों की पॉलिसी है, खुद करो, अब ये पसमानदा की बात करते हैं। तो ये इसी तरीके का वक्तव्य देते हैं। और दूसरी तीसरी बात इन्होंने कहा गाय का चारा खाने वाला। मैं कहता हूं इस देश में, आप गूगल करिए अभी, आप इस देश के अच्छे नेशनल टीवी के आप एंकर हैं, आप गूगल करके बताइए इस देश में जो बीफ एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, इसमें 7 ऐसे बड़े नाम हैं जिसमें अलकबीर वगैरह सारे नाम आते हैं। क्या वो मुसलमान है? मुसलमान का है, नाम हैदराबाद का मुसलमान का है, वो नाम हिंदू का रख लिया है। आप लोग होटल खोल रहे हो हिंदू के नाम से, क्या बात करोगे? मैं एंकर साहब से बात कर रहा हूँ, आप मत चिल्लाइए, आप अपनी बारी में बोलिएगा। मैंने अरे भाई, तो हिंदू नाम आप तो खोलते हो, ड्रामा भाग रही ना हो कि हमारा पसमंदा का हक खा गया ना। अरे सुनिए ना, देश के पसमंदा को किसने हक खाया? ये भी बता दो ना भाई साहब। टीवी चैनल पर गुड गुड बात मत करो, हक दिलाओ ना। आप बीफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाने वाले नरेंद्र मोदी जी उनके साथ बैठ के, अरे भाई सुनो, खाना खाते हैं, गौ माता के चारा खा गया तुम्हारा मुखिया, वो गरेड़ी परिवार से आने वाला। हम लोग पूरा मटिया मेट कर देंगे जादूबाज। इस बात को सुन लो, ये तय हो, जा रहे हो, किस गणपत में हो, किस गणपत में हो राजद के प्रवक्ता? देश का आदमी जानता है कि आप तेजस्वी लगन ढो रहा है, हमारा घोड़ा डूबने जा रहा है। बीच के नाम पे हिंदू मुसलमान करते हैं। सारा जड़ तुम लोग हो, ये सारा जड़ तुम हो। इस प्रदेश के अंदर में जदुवंश को जो है ना मटिया मेट कराने वाले आदरणीय लालू प्रसाद जी को जो है ना हम लोग भी मटिया मेट करने के लिए पूरा बिहार का जदुवंश तैयार हो गया है। यहाँ की जनता झूठे मारेगी अगर वैसे बात करिएगा, लालू यादव को गाली दीजिएगा। अरे लालू क्या है यार, तू लालू यादव की गाली देने की बात करते हो तुम लोग? तो सुनो, एक काम करो, 13% जो है तुम्हारा ईबीसी है, टिकट दिया। मुसलमान भाई के बात करो ना, सुनिए। अरे मुसलमान भाई के बात करो। 5 टिकट दिया किसको? 13% वाले को 5 टिकट, और शेख जाति से जिसका 3% आबादी है बिहार के अंदर में, उसको तुम 10 टिकट देते हो। क्या कहेगा लालू प्रसाद मुसलमान भाई हक खा करके? अरे छोड़िए ना जदुवंश का, अरे तो अपने मुसलमान की हक की बात करो। चटाई बिछाते रह जाओगे जीवन भर, तुम कुछ नहीं। अरे चटाई बिछाते रह जाओगे नहीं। अरे क्या बात करते हो अर्जू खान? चटाई बिछाने से ज्यादा तुम्हारे पास कोई हैसियत नहीं है। इस प्रदेश के अंदर में जब से आदरणीय लालू प्रसाद जी आए हैं, सुनो, शेख और स्वर्ण जातियों का तुम्हारा मुसलमान भाई जो चटाई बिछा के जो हक खा रहा है 90% पसमंदा का, पसमंदा जग चुका है। और बराबर पसमंदा जब जग गया, 90% पसमंदा जग गया है, और तुमको मटिया मेट लालू जी को करके दिखा देगा। करते हो, अरे जा रहे हो, उन लोगों की सजा दी गई जिसने गलत किया, लेकिन तुम लोग जा रहे हो। लालू प्रसाद जी, अरे संविधान से चलेगा। संविधान की अच्छा ठीक है, बहुत हो गई बहस, बहुत हो गई। भूपेंद्र यादव जी, कौन सा मुद्दा चलने वाला है इन चुनाव में? जनता को किस बात पर यकीन है, पहले आप बताइए, फिर आरजू भाई आपके पास आता हूं। थोड़ी देर पानी पी लीजिए आरजू भाई। भूपेंद्र यादव जी, क्या मुद्दा चलेगा?
क्या मुद्दा वही हिंदू मुसलमान चलेगा या फिर मुद्दा डेवलपमेंट चलेगा? अगर पटना से दानापुर जाइए, पटना से गया जाइए, पटना से मुजफ्फरपुर जाइए, सड़कें बन गई हैं, विकास हो गया है, फिर ये मुद्दे क्यों नहीं सामने आ रहे? इन्हीं पर लड़ जाइए चुनाव। भूपेंद्र यादव जी, ऐसा है, मैं बता दूं कि कोई मुद्दा हमारा सामने सिर्फ विकास ही विकास है मेरे भाई। बिहार की 13 करोड़ जनता के बीच में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एक पिछड़ा का बेटा द्वारा किया गया विकास आजादी के बाद पहली बार जो है ना 15 सालों में, 20 सालों के अंदर में किया गया है। ये क्या बात करेंगे? हमारे बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, नित्यानंद राय जी ने इनकी जो है ना बुद्धिमत्ता से ये दलदल से निकाल करके हम लोग जो है ना बिहार को विकास की पटड़ी पर लाने का काम किया है। और 2025 तक अब देखिएगा इस बिहार को जो है ना हम लोग विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करने जाएंगे। 1 करोड़ जो है ना नौजवानों को नौकरी से लेकर रोजगार दे करके। तो हमारा तो मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ विकास, लेकिन लालू जी का मुद्दा है माई समीकरण। ये जदू वंश के मटिया मेट कर दिए और मुसलमान भाई के पसमंदा का 90% हक खा गए मेरे भाई। अब बताइए, बिहार के अंदर में 13% जो है ना ईबीसी मुसलमान है मेरे भाई, उनको 5 टिकट ये देते हैं। और शेख सैयद जो है, जानते हैं, मात्र जो है ना इस बिहार के प्रदेश के ऊपर जो है ना 3.5% है, उसको 10 टिकट देते हैं। ये तो बेईमानी कर रहे हैं मुसलमान भाई के साथ ही। तो जदू वंश के होबे नहीं किए, तो मुसलमान भाई को भी मटिया मेट करने के फिराक में है रे भाई। ये गरेड़ी पूरे जदुवंश को जो है ना मटिया मेट करके जो है ना बर्बाद कर दिया रे भाई। अभी मुसलमान भाई तो जान गया कि अरे भाई अब इसका पंजरा सटोगे तो हमको मटिया मेट कर देगा। तेजस्वी का नाम डूबने जा रहा है। विकास के नाम पर विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा होने जा रही है 2025 से सिर्फ नीतीश रहेंगे और आदरणीय नीतीश कुमार का नेतृत्व में बिहार का जो है ना विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा होगा मेरे भाई। मेरे नौजवानों को आप देखिएगा, सबको जो है ना आगे बढ़ाने का, शिक्षा से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, मतलब चिकित्सा से लेकर के सारी सुख सुविधाओं से हम लोग लैस करने जा रहे हैं अपने बच्चे को। और यहाँ पर देख लीजिएगा करीब 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। फैक्ट्री नजर आएगा। बिहार की सामान्य जनता मन बना लिया है, ये दंगाई बलवाई पार्टी को बिहार की धरती पर नहीं आने देगी, इंडी गठबंधन के लोगों को। अब देख लीजिए, इनका कांग्रेस में आपस में मतलब कितना सिर फुटौवन है मेरे भाई। इनको दूल्हा नहीं चुना, कौन? राहुल गांधी जी। इनको दूल्हा तक नहीं चुना, वो एक बैठा दिए जो है ना राजस्थान के, और वहां से आकर के जो है ना क्या किए कि जो है ना कहे कि ठीक है भाई आप ही रहोगे दूल्हा। इकू लगना में दूल्हा चुन दिया तेजस्वी को, लंगड़ा घोड़ा को। और भी लंगड़ा घोड़ा अकेले घूम रहा है। राहुल गांधी जी सैर सपाटा में लग गए, वो जान गए कि अरे तो डूबने जाइए रहा है। अब चलो कम से कम इसको अभी दूल्हा चुन दें, ताकि 2029 का जो इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन में केंद्र में थोड़ा बहुत एक आध दो गठबंधन कह के एमपी हम बिहार से ले लेंगे। तो उस फिराक में लग गए राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी को मालूम हो गया कि हम जा रहे हैं और तेजस्वी भी नौया लेके डूबने जा रहा है मेरे भाई। रही बात राजद की भाई, इसको तो तराजू बटखारा खराब हो गया है। एक और जातीय में जो है ना सारा जो है ना लगता है शेख जाति से आता होगा। ये जो प्रवक्ता बैठ के बोल रहा है, पूरा जो है ना पसमंदा भाई का 90% का जो है ना हक खा गया। ये लोग शेख लोग, ये लोग सैयद लोग खा गया। और आज हम लोग बात कर रहे हैं उसकी हक की, तो इन लोगों को कलेजा पर सांप लौटा है। ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग 5% वाले जानते हैं भाई साहब, 10 टिकट ले लिया। और जो 27% 90% उसको जो है टिकट ही लोग देने का काम किया। तो बिहार की जनता जान रही है। अभी देखिए हमारे जो है ना चिराग पासवान जी एक अंसारी जी को दिए हैं टिकट। है हिम्मत तो अंसारी को जिताए, है हिम्मत? और उसको डिप्टी सीएम हम लोग बनवाएंगे, ये बताइए ना। इनके है ताकत तो कहिए चैनल के माध्यम से कि डिप्टी सीएम हम जो है ना एक पसमंदा का बेटा को जिता करके बनाने जा रहे हैं। ये क्या बात करेंगे? ये लोग सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं, ये सिर्फ जदुवंश की बात करते हैं। जब नौकरी देने की बात आती है, फायदा देने की बात आती है, तो हरियाणा से संजय यादव को बुलाकर ये लोग दलाली करा करके जो है ना नौकरी को बेच डालता है। बिहार के नौजवानों को सपना के बेचने वाले लोग बिहार की जनता सब समझ गई है। ये देख लीजिए, ये घोटालेबाज लोग क्या बात करेंगे? ये जा रहे हैं मेरे भाई। अभी देख लीजिए, इनका पकड़ा गया 7.5 बीघा गोला रोड पर 11,000 करोड़ का ही मॉल बना रहे थे। 11,000 करोड़ का मॉल इनका पकड़ा गया। आरसीटीसी सुजाता होटल के मालिक से इन्होंने औने पौने भाव में 28 लाख में जो है ना
350 करोड़ की संपत्ति ले ली मेरे भाई, और वो अमौल पकड़ा गया। और ये अमौल भूपेंद्र पकड़ा यादव गया जी, तो अभी भूपेंद्र यादव जी, क्या भ्रष्टाचार एक मुद्दा होगा? क्योंकि तेजस्वी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भ्रष्टाचार में मैं खुद को भी उस तराजू में रखूंगा। क्या भ्रष्टाचार मुद्दा होगा? एकदम भ्रष्टाचारी है लोग, ये लोग दंगाई मलवाई के साथ साथ भ्रष्टाचारी भी है रे भाई। आप देख लीजिए, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं एक भी दंगा हुआ है? कांग्रेस के रीजन में भागलपुर का दंगा हुआ था, जिसमें 10,000 जो है ना मुसलमान, हमारा पिछड़ा जदुवंश भाई मारे गए। जानते हैं, ये कांग्रेस के साथ आज जो है ना वही आदरणीय लालू प्रसाद जी कांग्रेस के गोद में बैठ गए। ये दंगाई बलवाई से लेकर के ये लोग जो है ना मतलब भ्रष्टाचारी भी अव्वल दर्जा का है। ये हमारे यहाँ पियरिया चोर हुआ करता था भाई साहब रविशंकर जी, और ये पियरिया चोर जो है ना गरीबों को वॉइस खोल लेता था और कहता था कि हाँ हम ही खोले हैं, बोलो हम लड़ लेंगे केस तुमसे। ठीक उसी प्रकार हमारे बिहार के अंदर में आदरणीय लालू प्रसाद जी का परिवार है रे भाई। ये लोग घोटाला कर लेते हैं, ये लोग धन्ना सेठ बन गए, और ये लोग कहते हैं कि ठीक है हाँ हम ही किए हैं, हम लड़ेंगे, कोर्ट में जाएंगे। ये तो इनका काम है। तो जदू वंश का जो है ना प्रतिष्ठा को दाव पर लगाने वाला एक गरेरी परिवार जो है ना आज हम लोग को जदू वंश को पानी पानी कर दिया। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, खास करके जदू वंश को एकदम इनसे बचना चाहिए। ऐसे जो है ना तानाशाह और ऐसे लुटेरी परिवार से एकदम अपने आप को अलग कर लेने की जरूरत है, और नहीं तो हम लोग को जदू वंश को मटिया मेट तय कहिए दिए। हम लोग कृष्ण के वंशज थे, मार्शल कम्युनिटी के थे। हम लोग को ये जब से ही बिहार के पटल पर लालू प्रसाद जी आए हैं, हम लोगों को मार्शल देश के घोड़ा बना दिए। ये क्या बात करेंगे? ये जदू वंश को तो छोड़बे नहीं किए। ये शेख बोल रहे हो, ये राजद का प्रवक्ता सारी पसमंदा का हक खा गया। अजीत से पूछिए टीवी चैनल पर, राजीव संजीव जी मैं पूछना चाहता हूं कितने % तुम दिया है टिकट, बताओ 90% कहाँ है तुम्हारा? नहीं बताएंगे, इस वक्त वो चले गए हैं, इस वक्त तो चले गए हैं, ये भाग जाएंगे। मैं बता रहा हूं बिहार से ये जा रहे हैं भाई साहब। ये दंगाई मनवाई पार्टी है लोग, जानते हैं लालू जी के रीजन में 118 जातीय नरसंहार हुए थे इसी बिहार पर। धड़कता हुआ बिहार मिला था मुझे। एनडीए की सरकार जब आई आदरणीय नीतीश कुमार जी को और आदरणीय श्रद्धेय हमारे सुशील कुमार मोदी जी जब बने 2005 के बाद, 49,355 माओवादी नक्सलवादियों को हम लोग जेल में डाल करके बिहार में शांति कायम किए। और उस शांति कायम करके 1,25,00,000 महिलाएं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ करके उनको जो है ना बिजनेस करा करके हम लोग जो है ना बिहार के अंदर में शांति कायम कराया मेरे भाई। घर में संपन्नता को कगार पर लाने का काम किया। अभी देखिए हम लोग 10,000 महिलाएं को दिए हैं, तो ये कहते हैं कि घूस दिया है। अरे जाओ ना, झाड़ू लेके बैठा हुआ है। ये विवाद चलते रहेंगे, लेकिन चुनाव बहुत ज्यादा दूर अब नहीं है, इतना स्पष्ट है। जल्दी पता चल जाएगा कि बिहार की जनता ने किस पर यकीन किया। बहुत धन्यवाद भूपेंद्र यादव सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए।